नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं साथ में हम उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है साथियों, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है साथियों? आपके ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, गोरखपुर या अयोध्या। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया साथियों। ठीक है, यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ठीक है, और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो भी मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। पीएम मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है साथियों। 6 मेट्रो परियोजनाओं, एक सड़क संपर्क और एक ताप विद्युत परियोजना सहित 1 लाख करोड़ से अधिक की 8 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर की गई है। इस बैठक में राज्य को बेहतर विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र और त्वरित प्रक्रियाओं के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है साथियों, प्रगति ने 45वें संस्करणों में 19.12 लाख करोड़ की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई साथियों। और प्रगति 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया एक बहुउद्देशीय मंच है। ठीक है साथियों, कब शुरू किया गया? 25 मार्च 2015 को। ये प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करते हुए आम लोगों की शिकायतों का समाधान करता है। ये मंच केंद्र और राज्य सरकार दोनों की परियोजनाओं की समीक्षा करता है। ठीक है साथियों, ये हितधारकों के बीच ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही को बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखें अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथियों? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, केरल या मध्य प्रदेश। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश 15 बाघों को, जिसमें से 12 बाघिन और 3 बाघ को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित करेगा। बाघों को बांधवगढ़, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा इन स्टेट्स में साथियों। ये बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में 885 बाघों के साथ भारत में बाघों की आबादी में सबसे आगे है। मतलब इंडिया में ये नंबर 1 पे। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है जहाँ पर 563 और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। ठीक है साथियों, रातापानी वन को हाल ही में मध्य प्रदेश के 8वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यूएनडीओएफ मिशन की स्थापना किन बलों के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इजराइल और सीरिया के बीच में। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गोलन हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के साथ सेवारत भारत के ब्रिगेडियर जनरल अमित झा को श्रद्धांजलि दी। ठीक है साथियों, यूएनडीओएफ की स्थापना 1974 में युद्ध विराम को बनाए रखने और इसराइल और सीरिया के बीच विसैन्यीकृत बफर जोन की निगरानी के लिए की गई थी। मिशन का जनादेश हर 6 माह में नवीनीकृत किया जाता है और जून 2025 तक बढ़ाया गया अभी। ठीक है साथियों, और यूएनडीओएफ को सालाना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है साथियों, और भारत यूएनडीओएफ में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य और पुलिस योगदान करता है।
गोलन हाइट्स एक पहाड़ी क्षेत्र है साथियों, जो सीरिया का हिस्सा है और जिस पर 1967 से इसराइल का कब्जा है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय साथियों यूएनडीओएफ का, वो कैंप फोआर में है। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल आप ये याद रखें कि कब इनके साथ युद्ध विराम बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी यूएनडीओएफ की। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, हॉल या भेल। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। तो डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई ने कावेरी इंजन को उड़ाने के दौरान परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ठीक है साथियों, कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में भारत के हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस शक्ति को प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई थी। इसे डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है साथियों, यह मंजूरी भारत के स्वदेशी एरो इंजन प्रौद्योगिकी विकास में प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, बिल्कुल आप याद रखें इसके बारे में, कावेरी इंजन के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? चीन, भारत, बांग्लादेश या नेपाल। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। और रिसेंटली इसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही थी, तो कहाँ पे ये डैम बनाया जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाइना में। आइए इसके बारे में देखते हैं। चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण का मंजूरी दी है। ठीक है साथियों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखें कि कहाँ पे बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है। ठीक है, आइए अब हम कुछ कंट्री के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं साथियों। तो देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमाएं म्यांमार देशों से मिलती है। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है साथियों, वो विश्व में 8वें नंबर पर इनकी पोजीशन है। इनकी संसद को जातीय संसद कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस दिन इनका अवकाश होता है। ठीक है, 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और मुक्ति युद्ध शुरू कर दिया गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद इनकी राजधानी ढाका, राष्ट्रपति हेलसिंकी मोहम्मद, ठीक है, शहाबुद्दीन ढाका, और प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है अभी वो रिक्त है। ठीक है साथियों, आइए अगली कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो अगली कंट्री नेपाल है साथियों। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। यह एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थल रुद्र राष्ट्र है। ठीक है, नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत और दक्षिण और पूर्व पश्चिम में भारत स्थित है। ठीक है साथियों, और नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है साथियों, और नेपाल के लोगों को नेपाली कहा जाता है। यहाँ की राजधानी आप सभी को पता है काठमांडू है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री खड़का प्रसाद ओली। ठीक है, अभी ये बने हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इस कंट्री के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यारलुंग जंगबो के नाम से। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है और यह नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से निकलती है। यहाँ इसे यारलुंग जंगबो नदी या बस जंगबो कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह ग्रेट बेंड पर एक तीव्र दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले तिब्बत से पूर्व की ओर बहती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है, ये अतः बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहाँ इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के ओत्को के पास एजरबाइजान एयरलाइंस की उड़ान
J28243 को गलती से मार गिराया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रशिया द्वारा। तो जो प्रारंभिक अटकलें संभावित बाहरी हस्तक्षेप पर सुझाव देती हैं और कुछ स्रोतों से संकेत मिलता है कि रूसी वायु रक्षा ने गलती से विमान को मार गिराया होगा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुहानाथन नरेन जी को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, रघुबर दास, जनरल वीके सिंह और या अजय कुमार भल्ला। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या इटली। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। आइए देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 श्रीलंका भारत अभ्यास 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 फेज में हुआ है। ठीक है, तो 2 फेज में हुआ साथी। पहला फेज था बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, और दोनों देशों के बीच साल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस अभ्यास की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है भारत, चीन, यूएसए और जर्मनी। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। तो चीन ने आधारिक तौर पर यारलुंग त्वासंगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करने की उम्मीद है। ठीक है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध थ्री गोरजेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का हिस्सा भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है साथियों, कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखें साथियों इसका नाम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना या यूएसए। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 24 दिसंबर 2024 को जो बाइडेन ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है अभी करंट, जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को आधारिक तौर पर यूएसए के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है साथियों, यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही भूल को सुधारना है, क्योंकि गंजा ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिकी ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन अमेरिकी कानून में इसे कभी भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। इसलिए ये कानून लाके इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।